हेलो फ्रेंड्स, मैं ईएसआई वाला पीके गुप्ता, रिटायर्ड फ्रॉम ईएसआईसी, पोस्ट ऑफ एसएसओ एंड ब्रांच मैनेजर. Today's chapter, which is explained by me, is Regulation 64 and Regulation 53. Before starting this point, some important notes which is very important for everybody. Everybody should know about it. बेस सीलिंग, जो कवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ईएसआई में जो कवर्ड होते हैं एम्प्लॉय, उनकी बेस सीलिंग रखी गई है 21,000 ग्रॉस सैलरी एक्सक्लूडिंग ओवरटाइम एंड इंसेंटिव. लेकिन कुछ मामलों में ये बेस सीलिंग 25,000 रुपये तक जाती है. ऐसा उन मामलों में होता है जहां पर रजिस्ट्रेशन ऑफ आईपी, रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉय करते समय हमें उनको देखना पड़ता है. यदि उनकी डिसेबिलिटी 40% से अधिक है और उनके पास सीएमओ सर्टिफिकेट है, तो ऐसे कैंडिडेट जिनकी बेस सीलिंग 25,000 तक है, वो भी ईएसआई की सीमा के दायरे में लिए जाएंगे और उनका भी कंट्रीब्यूशन कटेगा. दे आर आल्सो कॉल्ड इंश्योर्ड पर्सन. सेकेंड पॉइंट, जो 25,000 की सीमा में लिए जाएंगे एम्प्लॉयज़ जो डिसेबल्ड पर्सन होंगे, उसमें एक सुविधा ईएसआईसी की तरफ से ये दी गई है कि एम्प्लॉयर शेयर जो है वो 3 साल के लिए डिडक्ट, उसमें उसको डिपॉजिट नहीं करना होगा. ये एम्प्लॉयर को एग्जम्पशन दिया गया है. 3 इयर्स तक उसको एग्जम्पशन मिलता है कि वो अपना केवल आईपी शेयर ही डिपॉजिट करेगा और एम्प्लॉयर जो शेयर है वो उससे उसको माफ़ी मिल जाती है. और जो एम्प्लॉयर शेयर है वो ईएसआई को कौन पेड करेगा, ये क्वेश्चन है. तो ईएसआई को वो शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करेगी. ऐसा इसमें एक्ट में प्रावधान है. तीसरा पॉइंट, मैं एक और अपनी जानकारी आपको शेयर करना चाहूँगा कि अवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू लॉन्च दिस स्कीम इनॉग्रेटेड एट कानपुर, and first insurance number was allotted to him 0001. Declaration form is still secured with regional director Kanpur, so we can feel proud of it. अब मैं स्टार्ट करता हूँ. रेगुलेशन 64. रेगुलेशन 64 क्या है, रेगुलेशन 64 कैसे लगता है, कहाँ पर रेगुलेशन 64 लगने से इंश्योर्ड पर्सन का संभावना जो होती है, हानि की संभावना कितनी बढ़ जाती है. इसलिए एवरी सर्टिफिकेट ऑफ फॉर्म 7, फॉर्म 1, फॉर्म C10, C8, C10, C9, विच एवर इज रेगुलेशन फॉर्म, इट शुड ऑलवेज बी डिपॉजिट विद इन 3 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू. अदरवाइज उस पर लिखा रहता है कि आपका हितलाभ की संभाव्य हानि हो सकती है. अब ये कैसे एप्लीकेबल होगा, कैसे क्लेम क्लर्क क्लेम बनाएगा, किस प्रकार से उसको चेकर चेक करेगा और किस प्रकार से ब्रांच मैनेजर उस क्लेम को पास करेगा, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है. तो ये सभी की दृष्टिकोण से ये अच्छी चीज़ है और ये क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है. इसका फर्स्ट सर्टिफिकेट जो कि केवल 1 दिन के लिए होता है, इसलिए वो 3 दिन के अंदर डिपॉजिट होना चाहिए. इफ़ ये 4 दिन के अंदर जमा किया गया तो इसमें 1 दिन का लीव का पैसा आपका सस्पेंड हो जाता है. अब इसमें हम कुछ एग्जाम्पल देंगे. जैसे कि फर्स्ट सर्टिफिकेट 1/3/20 को इशू हुआ और उसका डिपॉजिट डेट 4/3/20 है, तो ये 3 दिन के अंदर जमा हुआ. इसमें इसका निल, इसमें कोई भी पेमेंट सस्पेंड नहीं होगा. लेकिन C8 के बाद C10 जो है सेकंड, मतलब जिसको इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट कहते हैं, वो 8/3 को कटा. 7 days के बाद रेगुलर पर्चे कटते हैं. 8/3 को पर्चा कटा और वो रेगुलेशन सर्टिफिकेट 29 मार्च को जमा हुआ. तो इस केस में जब आप 14 days बैक करेंगे तो ये बैक पीरियड ही पर्चा कवर करता है. डेट ऑफ इशू से हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जो 8/3 का पर्चा है ये छुट्टी कवर कर रहा है 2/3 से, तो इसमें पेमेंट सस्पेंड हो जाएगा आपका 2/3 से 8/3 तक. और 15/3 को फिर पर्चा कटा C10 इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट, वो भी जमा हुआ 29/3 को, तो 29, 14, 15. तो यानी कि ये इसमें आपका 9/3 से लेकर के और 14/3 तक
विदेल्ड हो जाएगा पेमेंट। इसमें कोई भी पेमेंट आपको 9/3 से 14/3 तक नहीं मिलेगा। और 22/3 का पर्चा एक फिर कटता है, वो 29/3 में जमा होता है, तो उस पर कुछ भी नहीं कटेगा क्योंकि वो रेगुलर हो जाता है। और 29/3 का पर्चा फिटनेस का 29/3 को कट जाता है। यहाँ पर एक और आपको एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि कभी कभी क्या होता है, इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट के बाद में एक स्पेशल इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट कट जाता है, जो कि 4 वीक्स का सपोज इशू किया, तो 15/1 का पर्चा जो C8 है वो आपका 19/1 में जमा हुआ, तो इसमें 1 डे जो है फॉरफिटेड हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा पेमेंट। और 22/1 का पर्चा जो 1/2 में जमा हुआ, वो 16/1 से 18/1 तक पेमेंट फॉरफिटेड हो जाएगा। और C11 29/1 का इशू हुआ, जो कि 18/2 में जमा हुआ, वैलिड था 4 वीक्स के लिए, जो कि अप टू 25/2 तक वैलिड था। तो इस केस में 23/1 से 3/2 तक पेमेंट सस्पेंड हो जाएगा। तो इसमें C11 में ज़्यादा नुकसान होता है, इसलिए कोई भी जो रेगुलेशन सर्टिफिकेट है उसको आप बेहतर होगा कि विदिन 3 डेज अपने कंसर्न ब्रांच ऑफिस को जमा कर दें। इसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हम लोगों को जानने चाहिए। एक फर्स्ट एंड फाइनल सर्टिफिकेट होता है, जिसे PF प्रिलिमिनरी एंड फाइनल सर्टिफिकेट भी कहते हैं, वो भी रेगुलेशन 64 के अंतर्गत ही आता है, और उसमें भी रेगुलेशन 64 इन्वॉल्व होता है। रूल्स वही लागू होते हैं जैसे C8, C10, C9 में लागू होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि स्टाफ को, मैनेजर्स को भी ध्यान में रखना चाहिए। इफ़ देयर इज ए हॉलीडे, सपोज करिए आपका 3 दिन के बाद संडे पड़ रहा है और ऑफिस बंद है, तो द सर्टिफिकेट विल डीम टू बी डिपॉजिटेड। जो मंडे को जब आप जमा करेंगे वो 4th डे होगा, लेकिन उसको कोई डिपॉजिट मान लिया जाएगा, उसमें रेगुलेशन 64 इन्वॉल्व नहीं होगा। एक्चुअली डिपॉजिट डेट विल बी कंसिडर्ड नॉट द डेट ऑफ पोस्ट, यानी कि आप बाई पोस्ट भी भेजने का प्रोसीजर है। यदि आप बीमार हैं, आपके यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पर्चा कंसर्न BO को जमा कर सके जा करके, तो ऐसी कंडीशन में आप बाई पोस्ट UPC के द्वारा भी पर्चे को भेज सकते हैं, लेकिन आपकी डेट ऑफ पोस्ट को कंसिडर नहीं किया जाएगा। वो डिपॉजिट डेट जिस दिन ब्रांच ऑफिस में प्राप्त होगा उस दिन की डेट में ही डायरी होगा, और वही कंसिडर किया जाएगा रेगुलेशन 64 के पॉइंट ऑफ व्यू से। इट विल बी डीम्ड सबमिटेड एनी ऑफिस ऑफ ESI। सपोज करिए आपके घर के नज़दीक कोई ऑफिस है, और जबकि आपका ब्रांच ऑफिस दूर है, तो आप घर के नज़दीक वाले ब्रांच ऑफिस में भी इसको डायराइज करा सकते हैं। बाद में ये वहाँ से वहाँ चला जाएगा आपके संबंधित ब्रांच ऑफिस को। तो कोशिश ये करिए कि अगर नज़दीक में कोई ऐसी सुविधा है, दूसरा ब्रांच ऑफिस है, तो वहाँ पे भी आप इसे डिपॉजिट कर सकते हैं, ताकि वो डिले आपकी बच सके। Where there is no BO, dispensary stamp the date on certificate and put in a box. It will be considered to deposit. The certificate of that date of dispensary stamped. It means ऐसे स्थान पर जहाँ भी ब्रांच ऑफिस खुला नहीं है और स्कीम इम्प्लीमेंटेड है, तो वहाँ पर डिस्पेंसरी जो हमारी होगी, वो जो रेगुलेशन जो सर्टिफिकेट इशू करेंगे IMO, वो सर्टिफिकेट पर आपके हस्ताक्षर ले करके और आपका क्लेम ले करके उसको वहीं पर अपने पास रख लेंगे, और उसको एक स्टैम्प, डेटेड स्टैम्प लगा देंगे कि ये इस तारीख को पर्चा डिपॉजिट हो गया, और उसको एक बॉक्स पर रख लेंगे। जब पे ऑफिस में कैशियर जाएगा, वो उन पर्चों को कलेक्ट करेगा, और वो जिस तारीख में स्टैम्प है वही तारीख रेगुलेशन 64 के लिए मान्य होगी। इफ सर्टिफिकेट डिपॉजिट टू योर एम्प्लॉयर, it will not be considered for submission under regulation 64. You may get suspend the payment. यदि आपको 2 पर्चे मिलते हैं, पहला पर्चा ब्रांच ऑफिस में जमा करने के लिए है, दूसरा पर्चा आपको नियोजक के लिए जमा करने के लिए, लेकिन आपने भूलवश दोनों पर्चे नियोजक को जमा कर दिए हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको इसका कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा, और आपके हितलाभ की जो संभावना है नुकसान होने की, वो बनी रहेगी। इसमें रेगुलेशन 64 इन्वॉल्व होगा। और ऐसे मामलों को मैनेजर को RO या SRO रिलैक्सेशन के लिए भेजने की ज़रूरत नहीं है। मैनेजर हैज़ फुल पावर डेलीगेटेड टू हिम। इफ सेकेंड स्पेल ऑफ डायग्नोसिस विद इन 15 डेज, सपोज करिए पहला पर्चा रेगुलेशन का प्रथम, जिसे फर्स्ट सर्टिफिकेट कहते हैं, फिर इंटरमीडिएट, फिर फाइनल सर्टिफिकेट फिटनेस का आपका इशू हो गया, उसके बाद आप फिर बीमार पड़ गए, और विद इन 15 डेज आप फिर बीमार पड़ गए किसी दूसरी डायग्नोसिस में,
तो आपका पर्चा जो फर्स्ट सर्टिफिकेट है 3 दिन के अंदर जमा होना चाहिए, और वो होता है मान लिया 5th डे। तो ऐसी कंडीशन में उस पहले पर्चे पर रेगुलेशन 64 इन्वॉल्व होगा और 1 डे उसमें आपका डिडक्ट हो जाएगा ड्यू टू रेगुलेशन 64। तो ये कुछ चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट जो हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं पेमेंट को प्रिपेयर करते समय। अब यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, ताकि अच्छे से अच्छे हम इस ESI चैप्टर्स के ऊपर एक अच्छी सी जानकारी आपको हम प्रस्तुत कर सकें। थैंक यू।